तो आज हम क्वांटम मैकेनिक्स शुरू करने जा रहे हैं। एकदम स्क्रैच से शुरू करेंगे और एक एक कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे। तो शुरुआत करते हैं, पहले देखते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में फ़र्क क्या है। आखिर हमें क्वांटम मैकेनिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। हमारा आज का लेक्चर इसी पर बेस होगा। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में जब हम रेडिएशन और मैटर वर्ड यूज़ करते हैं तो वो आपके पास सिंगल नेचर के होते हैं, सिंगल नेचर के होते हैं। और जहाँ पर कि क्वांटम मैकेनिक्स में आपके पास डुअल नेचर के होते हैं, डुअल नेचर के होते हैं। डुअल नेचर से क्या मतलब है मेरा, पार्टिकल एंड वेव नेचर दोनों रखते हैं। जहाँ अगर भी आपके पास रेडिएशन की बात कर रहा हूँ तो वो सिर्फ आपके पास वेव नेचर रखता है और मैटर आपके पास पार्टिकल नेचर रखता है। अब पार्टिकल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम क्लासिकल मैकेनिक्स में, विद द एनर्जी एंड द मोमेंटम। वेव को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके एम्पलीट्यूड से और उसके वेव वेक्टर से। अब इसमें जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है हमारे पास कई बार, जो पहली टर्मिनोलॉजी वो हमारे पास है मटीरियल पार्टिकल। मटीरियल पार्टिकल वर्ड देखने को मिलेगा, मटीरियल पार्टिकल। मटीरियल पार्टिकल से मेरा क्या मतलब है, देखिए पार्टिकल आपके पास क्या, जिसके अंदर एनर्जी और मोमेंटम होता है। मटीरियल जिसके अंदर मास है, तो ये ऐसा पार्टिकल है, मटीरियल पार्टिकल वो है जिसका रेस्ट मास नॉन ज़ीरो है। तो इसके अंदर सभी वो पार्टिकल आ जाएंगे जिसका रेस्ट मास नॉन ज़ीरो होगा। नेक्स्ट आपके पास आएगा, टर्म आएगी रेडिएशन पार्टिकल। रेडिएशन पार्टिकल का क्या मतलब है, पार्टिकल हम वापस से जानते हैं जिसके अंदर एनर्जी होती है और मोमेंटम होता है, और रेडिएशन जिसके अंदर आपके पास वेव कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। क्वांटम फिनोमेना पर बेस्ड है पूरा ये आपके पास। क्वांटम मैकेनिकली हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, और ये ऊपर वाला मटेरियल पार्टिकल क्लासिकल मैकेनिक्स हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए पार्टिकल जिसके अंदर एनर्जी और मोमेंटम है, रेडिएशन जिसके अंदर वेव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए रेडिएशन पार्टिकल के लिए क्वांटम पार्टिकल फोटोन यूज़ करेंगे हम, ठीक है। रेडिएशन, तो अब रेडिएशन है, इसके अंदर फोटोन का हम वेव फंक्शन जानते हैं, इसको हम एम्पलीट्यूड भी होता है जो हम जानते हैं कि साई इज इक्वल्स टू ए ई दी पावर आई के आर माइनस ओमेगा टी। के यहाँ पर वेव वेक्टर है, ओमेगा फ्रिक्वेंसी है जिस फ्रिक्वेंसी से ये ट्रैवल करता है। ओके, तो एम्पलीट्यूड और वेव वेक्टर्स डिफाइन हो गया, फोटोन तो वेव कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट आपके पास मैंने कहा कि रेडिएशन पार्टिकल अब एनर्जी एंड मोमेंटम भी होगा, तो इस फोटोन की हम एनर्जी भी जानते हैं। एनर्जी आपके पास एच न्यू होती है। फोटोन का मोमेंटम आपके पास कितना होता है, ई बाय सी। ओके, तो आप इस तरीके से रेडिएशन पार्टिकल को बता सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम, इंटेंसिटी का क्या कॉन्सेप्ट है हमारे पास। जब भी हम इंटेंसिटी की बात करेंगे क्लासिकल मैकेनिक हम क्या कहते थे, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो ये तो हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स कॉन्सेप्ट है। इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ये हमारे पास प्योरली हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स एंड क्लासिकल मैकेनिक्स बोथ के लिए एप्लीकेबल है। मैं आपको बताऊंगा आगे चल के कि ये प्योरली आपके पास क्वांटम मैकेनिक्स कब बन जाएगा, जब एनर्जी इज इक्वल्स टू एन एच न्यू कहेंगे हम, तब आपके पास ये प्योरली क्वांटम मैकेनिक्स कॉन्सेप्ट बन जाएगा। अब आगे बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। अब हम उन सभी कारणों के ऊपर बात करेंगे जिनकी वजह से हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हुई थी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारे पास क्या इफेक्ट है, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इंसिडेंट रेडिएशन आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। आपके पास इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में से होएगा, मैटर में से होगा। मैटर आपके पास क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मेटल हो सकता है, इंसुलेटर हो सकता है और सेमीकंडक्टर हो सकता है। देखिए जब हेनरी हर्ट्ज इसका एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन कर रहे थे तो उन्हें क्या क्या पॉइंट्स मिले। तो जो पहला पॉइंट था वो उनको ये मिला कि अगर आपके पास इंसिडेंट रेडिएशन न्यू और अगर हमारे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। पहला तो आपके पास ये था। और इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट है, इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट है ये बात। और कि आपके पास जब फ्रीक्वेंसी लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होगा, और जो इंटेंसिटी आपके पास इंडिपेंडेंट होगी इन सब के इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन के इंटेंसिटी के इंडिपेंडेंट होगी। सेकंड केस आपके पास, सेकंड केस ये कहता है अगर हमारे पास इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं।
और ये हमारे पास इंटेंसिटी के इंडिपेंडेंट होते हैं। बड़ा कुछ भी हमारे पास इंटेंसिटी हो, हमारे पास इंडिपेंडेंट हो। वापस से देखिए, अगर न्यू हमारे पास ग्रेटर देन न्यू नॉट होगा तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा, और हमारे पास ये इंटेंसिटी के इंडिपेंडेंट होंगे। थर्ड पार्ट आपके पास क्या कहता है, जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, जो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट होगा उनकी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किसके ऊपर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। मान लीजिए आपके पास न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट है, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द इंसिडेंट रेडिएशन फ्रीक्वेंसी। तो आपके पास जो भी इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो काइनेटिक एनर्जी आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होगी। इसका कहने का ये मतलब है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आपके पास मतलब कि बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के। काइनेटिक एनर्जी किसकी, इलेक्ट्रॉन की, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की आपके पास काइनेटिक एनर्जी। फोर्थ पॉइंट आपके पास बड़ा ही सिंपल है। फोर्थ पॉइंट आपके पास कहता है कि ना, इलेक्ट्रॉन जब हमारे पास मेटल से, किसी मैटर से इजेक्ट होता है, विद इन नो टाइम इजेक्शन होता है, विद इन नो टाइम इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है, उसे मतलब कि टाइम लगता ही नहीं है इजेक्शन होने में। फिफ्थ पार्ट आपके पास क्या कहता है कि जो आपके पास फोटो करंट आएगा, फोटो करंट आपके पास डिपेंड करेगा इंटेंसिटी पर। तो पहली चीज़ आई है इंटेंसिटी के हक में कि फोटो करंट आपके पास इंटेंसिटी के ऊपर इफेक्ट करेगा। तो समझते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स ने इन पांचों पॉइंटों को कैसे समझाने की कोशिश की थी और वो कैसे फेल हो गई इन पांचों पॉइंटों को बताने में, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम क्वांटम मैकेनिक्स से समझते हैं। तो चलते हैं आगे। अब क्लासिकल मैकेनिक्स ने उस कॉन्सेप्ट को कैसे समझाने की कोशिश की थी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। देखिए, जब भी आपके पास किसी मैटर के ऊपर रेडिएशन फॉल करते हैं तो वो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपके पास कंप्राइज होती है। उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, ई नॉट ई दी पावर आई के आर माइनस ओमेगा टी, और बी नॉट ई दी पावर आई के आर माइनस ओमेगा टी। तो ये आपके पास इस फॉर्म में उस मैटर के ऊपर रेडिएशन फॉल करेंगे। रेडिएशन ऐसे होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएशन होंगे आपके पास। अब उनका काम क्या होगा, रेडिएशन आके मैटर में से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करवाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने में आपके पास क्या जो वर्क डन लगेगा, उनको वर्क डन आपके पास इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जब वर्क डन करते हैं तो उससे पहले उनको क्या लगाना पड़ेगा, उसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्स हम जानते हैं कि लोरेंट्स फोर्स हम पढ़ के आए हैं, F इक्वल्स टू क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी। तो ये लगेगा आपके पास, तो फोर्स आपके पास इतना लगेगा जिससे कि ये जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है इनसाइड दिस मैटर, आपको उसके वर्क डन करना पड़ेगा जिससे वो इजेक्ट हो जाएंगे। हम जानते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स में जो भी आपके पास वर्क डन होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग जो वर्क आपके पास है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। वर्क इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो आइए समझते हैं इसे सबको एग्जाम्पल की तरह। हमने कोई मैटर लिया है, उसका वर्क फंक्शन हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, मतलब कि उसको इतनी एनर्जी चाहिए अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करवाने हैं तो। और मैंने अलग अलग रेडिएशन ले ली है मेरे पास, I1 एंड I2, और मैं बता दूं कि इसका जो एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर है। तो पूछ रहा है अगर मैं 10 सेकेंड तक दोनों रेडिएशंस फॉल करवाता हूँ इसके ऊपर, तो हमारे पास क्या इस रेडिएशन से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो सकते हैं। तो देखिए, हम जानते हैं कि इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, आई इज इक्वल्स टू ई ए इंटू टी। इंटेंसिटी हमें गिवन है, एरिया भी हमें गिवन है, टाइम भी हमें गिवन है 10 सेकेंड। तो एनर्जी हमें निकालनी है। अगर एनर्जी हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा आ जाती है तब तो इस मैटर में से वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएंगे, अगर कम होगी तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे। तो E इज इक्वल्स टू इंटेंसिटी आपके पास 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, और एरिया इंटू टाइम। एरिया आपके पास 1 मीटर स्क्वायर है और टाइम आपके पास 10 सेकेंड है। 10 सेकेंड है, जिससे कि आपके पास एनर्जी कितनी आ जाएगी, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब इसके ऊपर स्ट्राइक करेगा, वर्क फंक्शन तो कंप्लीट हो जाएगा और रिमेनिंग एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी।
तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो वर्क फंक्शन में चला जाएगा, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा। वैसे ही आप I2 के लिए एनर्जी निकालेंगे, I2 के लिए एनर्जी आपके पास कितनी आ जाएगी, देखिए ये आपके पास 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी, तो जिसमें कि आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो वर्क फंक्शन में चल जाएगी और 46 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास काइनेटिक एनर्जी के लिए चल जाएगी। ओके, अब मैं आगे क्या करता हूँ, देखिए कंटिन्यू चलेगा, वापस से इसको एकदम से ही सारा एक्सप्लेन करेंगे। अब हम आगे क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि अब हम मटेरियल चेंज कर देते हैं। एक तो हमारे पास वर्क फंक्शन जिसका 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, एक और मटेरियल लेते हैं जिसका वर्क फंक्शन हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। क्या अब ये 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो वर्क फंक्शन है उसके लिए हमारे पास जो ये इंटेंसिटी I1 थी, जो I1 इंटेंसिटी का हमारे पास जो एनर्जी आई थी E1 हमारे पास जो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया था वो इसको इजेक्ट कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि आपके पास जो E1 है वो लेस देन आपके पास, ये phi1 ले लीजिए, phi2 ले लीजिए, E1 इज़ लेस देन phi2, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन इजेक्शन नहीं होंगे, जबकि आपके पास इस केस में हो जाएंगे। और आपके पास I2 जिसकी आपके पास एनर्जी आई थी 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास E2 ग्रेटर देन आपके पास phi2 से, तो इसमें इलेक्ट्रॉन इजेक्शन हो जाएंगे। बट अब मैं इस केस को क्या करता हूँ, ये मेरा सिर्फ केस था 10 सेकंड के लिए, अब मैं इस केस को 20 सेकंड तक करता हूँ। अब मैंने टाइम 20 सेकंड कर दिया, अब टाइम 20 सेकंड के लिए अब मुझे एनर्जी निकालनी है E1 एनर्जी जब मैं निकालूंगा वही इंटेंसिटी I1 के लिए आपको ध्यान होगी वो 0.5 थी, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। और टाइम इस बार कितना आ गया मेरे पास, टाइम इस बार मेरे पास आ गया है 20 सेकंड के लिए। 20 सेकंड के लिए मेरे पास कितना आ जाएगा, ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए आपके पास अब मैंने जो मेरी नई एनर्जी आई है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई है, तो मतलब कि वो इस वर्क फंक्शन को भी क्रॉस कर देगा और इस वर्क फंक्शन को भी क्रॉस कर देगा। और इस बार जो मेरे पास phi2 के लिए बात की जाए, तो phi2 के लिए बात की जाए तो उसके अंदर तो हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो वर्क फंक्शन चला जाएगा और 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के चल जाएगा, और सेम ही उसके लिए हो जाएगा। अब इस सारी कैलकुलेशन का करने का क्या मतलब है, इस सारी कैलकुलेशन से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे पास पहला पॉइंट था कि अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी लेस देन न्यू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होगा, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। तो देखिए यहाँ पर मैंने फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट तो लिया नहीं कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन का ले भी नहीं सकता, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स मुझे अलाउ ही नहीं करती, क्योंकि अभी तक हमने जो फ्रीक्वेंसी निकाली है क्लासिकल मैकेनिक्स में वो हमने या तो किसी पेंडुलम की निकाली है या तो किसी पार्टिकल की निकाली है, मतलब कि मास जिसका ग्रेटर है। यहाँ पर रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर रहा है ये, तो मैं पर उसने एक ये बात कही थी कि फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन थी, अगर न्यू इज़ लेस देन न्यू नॉट तो आपके पास इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट नहीं होगा, और इलेक्ट्रॉन रिजेक्शन आपके पास इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन रिजेक्शन हमारे पास हो रहा है कैसे हो रहा है, देखिए आपके पास I1 I2 अलग अलग थे तब भी आपके पास इलेक्ट्रॉन रिजेक्शन हुआ, ठीक है। जब आपके पास यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कोई भी ले ली हमने, बड़े जैसे मान लीजिए कोई भी फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन हम स्ट्राइक कर रहे हैं, उसकी इंटेंसिटी आपके पास इतनी है, और अब आप कह रहे होंगे कि नेक्स्ट में तो नहीं हुआ, ठीक है, नेक्स्ट में तो आपके पास नहीं हुआ जब हमने इसके अंदर इतना ले लिया। तो देखिए मैंने उसको जो उसी इंटेंसिटी को जब मैंने 20 सेकंड तक स्ट्राइक करवाया तो आपके पास वो रिलीज़ हो गया, आपके पास इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया। तो फर्स्ट पॉइंट तो यहीं से ही आपके पास ख़त्म हो गया। तीसरा पॉइंट आपके पास क्या कहता है, तीसरा पॉइंट कहता है कि अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इज़ ग्रेटर दैन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो आपके पास वो काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करेगी और वो इंटेंसिटी के इंडिपेंडेंट होगी। तो देखिए आपके पास हमने दो जगह निकाली थी, एक जगह हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी आ रही थी वो 46 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही थी, एक जगह हमारे पास काइनेटिक एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही थी। तो कहीं ना कहीं सेम मैटर के लिए, देखिए सेम मैटर के लिए हमारे पास इंटेंसिटी I1 I2 के लिए हमारे पास इंटेंसिटी अलग अलग थी, पर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी अलग अलग आ रही है उनके लिए। तो कहीं ना कहीं इंटेंसिटी आपके पास डिपेंड कर रही है उसके ऊपर। और जो हमारे पास फोर्थ पॉइंट था, देयर इज़ नो टाइम डिफरेंस बिटवीन इंसिडेंस ऑफ रेडिएशन एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इंसिडेंस ऑफ रेडिएशन और इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन में आपके पास कोई समय नहीं लगता है, ठीक है। विद इन ए सेकंड आपके पास वो निकल जाता है, विद इन बस के मतलब समझिए 10⁻⁹ सेकंड में निकल जाता है। बट जब हमने देखा कि हम 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब 6
वर्क फंक्शन वाले के लिए डाल रहे थे तब वो इजेक्ट नहीं हुआ था, पर 20 सेकंड बाद जब हमने देखा तो वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब उसकी एनर्जी हो गई तो वो इजेक्ट हो गया। तो मतलब कि उसमें कुछ टाइम डिफरेंस आ गया है, जो कुछ टाइम डिफरेंस बाद निकला है वो, मतलब कि 10 सेकंड बाद निकला है वो। तो फोर्थ पॉइंट भी इसके अंदर नॉन प्रूफ हो जाता है। तो इन फेलियर्स के चलते क्लासिकल मैकेनिक्स आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं बता पाई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाई। आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं हम क्वांटम मैकेनिक्स एक्सप्लेनेशन के अंदर, जिसमें के अंदर प्लांक ने कॉन्ट्रीब्यूशन देते हुए ये समझाया कि जो एनर्जी है हमारे पास वो NH न्यू के बराबर होती है, मीन्स इंटेग्रेबल मल्टीपल ऑफ H न्यू होगी आपके पास, जहाँ पर कि N की वैल्यू आपके पास 1 2 3 इंटेग्रेबल मल्टीपल होगी, फ्रैक्शन में नहीं होगी आपके पास। तो अब इंटेंसिटी का जो हमारे पास फॉर्मूला था एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो यहाँ पर जब हम इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे NH न्यू एरिया इंटू टाइम, और जब न्यू हमारे पास कांस्टेंट है तो आपके पास एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटोन्स विच आर स्ट्राइकिंग एंड एरिया इनटू टाइम, तो इसके ऊपर डिपेंड करेगी। तो आइए समझते हैं। तो इसके अंदर एनर्जी कंजर्वेशन रूल के अकॉर्डिंग, एनर्जी कंजर्वेशन रूल के अकॉर्डिंग हम क्या कहते हैं कि जो आपके पास इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी है H न्यू, वो आपके पास किसके बराबर होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। देखिए मैक्सिमम हम यहाँ पर क्यों लेते हैं कि हमने यहाँ पर जितने भी डिसिपेटिव फोर्स थे जो इस इलेक्ट्रॉन को कहीं ना कहीं रोकते, वो हमने सारे जीरो कर दिए हैं। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम प्लस वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन जो आपके पास उस इलेक्ट्रॉन को निकालने की जो वर्क डन करना पड़ेगा वो वर्क फंक्शन के अंदर काउंट होगा। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी आपके पास मैक्सिमम कितनी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्स, मैं इधर अगर इसको ले जाऊँ तो ये आ जाएगा आपके पास। अब इससे क्या समझाना चाहता हूँ, देखिए पहला पॉइंट क्या था हमारा, अब पहला पॉइंट था हमारे पास अगर इफ़ न्यू इज़ लेस देन न्यू नॉट, अब न्यू हमारे पास लेस देन न्यू नॉट है, न्यू लेस देन न्यू नॉट है आपके पास, तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। तो मीन्स नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ जी सही बात है, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होगा अगर न्यू लेस देन न्यू नॉट होगा। काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव है आपके पास, और ये इंटेंसिटी के इंडिपेंडेंट है, और कहीं भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी चेंज होने पर इंटेंसिटी इफेक्ट नहीं कर रही है, ठीक है, तो इंटेंसिटी के इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल्स टू न्यू नॉट आती है तो काइनेटिक एनर्जी, तो आपके पास इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। तो देखिए अगर न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट है, न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट है, तो काइनेटिक एनर्जी कुछ होगी, तो काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन की होगी जो निकला होगा, तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी आपके पास, इक्वल्स टू भी होगा तो भी काइनेटिक एनर्जी उसकी नहीं होगी। तब जब आपके पास न्यू इक्वल्स टू न्यू नॉट होगा तब आपके पास काइनेटिक एनर्जी आपके पास जीरो होगी। तब हम कैसे जानेंगे कि आपके पास इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया है कि नहीं हो गया, तो देखिए हम कोई ना कोई उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे, उसको किसी बैटरी से अटैच कर देंगे, एमीटर में देख लेंगे कि आपके पास वो इलेक्ट्रॉन कहीं ना कैसे डिस्प्लेस तो होगा ही वो। अगर वो आपके पास रेस्ट पे आके वहाँ पर रुक गया है, आपके पास पार्टिकल वहाँ पर इजेक्ट होके उस सरफेस पर ही रेस्ट पे आ गया है, तो हम उसे किसी ऑपरेटर्स के थ्रू चेक कर लेंगे कि इजेक्शन इलेक्ट्रॉन हमारे पास निकला है कि नहीं निकला है, क्योंकि वो करंट तो कंस्टिट्यूट करेगा ही। और दूसरे केसेस के लिए अब जब न्यू आपके पास ग्रेटर दैन न्यू नॉट होगा उसमें आपके पास काइनेटिक एनर्जी शो होगी, तो काइनेटिक एनर्जी शो तो फिर किसी इलेक्ट्रॉन की होगी। आगे चलते हैं। तो इसके अंदर हम न्यू भी देख लिया कि काइनेटिक एनर्जी आपके पास जब काइनेटिक एनर्जी न्यू ग्रेटर दैन न्यू नॉट होगा, न्यू ग्रेटर दैन न्यू नॉट होगा तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास कितनी आ जाएगी, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। क्यों न्यू, क्योंकि आपके पास जैसे जैसे न्यू बढ़ता रहेगा, न्यू जैसे जैसे बढ़ता है काइनेटिक एनर्जी बढ़ती रहेगी, क्योंकि जितना वर्क फंक्शन में चाहिए वो तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, पर जो रेजिडुअल पार्ट होएगा हमारे पास एनर्जी का वो तो सारा काइनेटिक एनर्जी में जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। नेक्स्ट आपके पास फोर्थ, नेक्स्ट आपके पास देयर इज़ नो टाइम डिफरेंस बिटवीन इंसिडेंस ऑफ रेडिएशन एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए इसके अंदर कोई टाइम नहीं लगेगा आपके पास इंसिडेंट ऑफ रेडिएशन में और इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन में, ठीक है, तो क्योंकि आपके पास ये डिपेंड कर ही नहीं रहा है कहीं पर भी, क्योंकि जिस फ्रीक्वेंसी पर आपके पास ये स्ट्राइक करता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर और उससे ऊपर की फ्रीक्वेंसी अगर ये स्ट्राइक करता है तो विद इन ए सेकेंड आपके पास रिलीज़ हो जाता है। और हम फॉर द 100% एफिशिएंसी ये लेके चलते हैं कि आपके पास 1 फोटोन आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है एंड 100 फोटोन आपके पास 100 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करते हैं। फिफ्थ पॉइंट पर आते हैं हमारे पास, द फोटो करंट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। कहता कि जो करंट है हमारे पास, जो करंट जनरेट होगा वो हमारे पास किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इंसिडेंट रेडिएशन पर डिपेंड करेगा।
अब करंट होता क्या है हमारे पास, डी क्यू बाई डी टी, और क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, एन ई। अब अगर मैं यहाँ से, मैं जानता हूँ कि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है मेरे पास, इलेक्ट्रॉन डी एन बाई डी टी, मतलब ये रेट ऑफ चेंज डी एन बाई डी टी। देखिए नंबर ऑफ फोटोन्स, देखिए ये हमने कहाँ पढ़ा था कि देखिए अब न्यू कांस्टेंट है तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन ए बाई टी है। देखिए ये आपके पास आ गया ना, नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट टाइम, तो इंटेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है, ये इंटेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, करंट, ये करंट है, देखिए करंट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। तो इस तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि जो फोटो करंट है वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पर। अब आगे चलते हैं, हम इसके कुछ ग्राफ्स के बारे में बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में जो प्लॉट बनता है हमारे पास, देखिए काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास फ्रीक्वेंसी के साथ ये रिलेशन है जो कि हम निकाल के आए हैं पीछे एनर्जी कंजर्वेशन रूल से। अब देखिए जब हम इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी जीरो करेंगे तो एच न्यू इज इक्वल्स टू न्यू नॉट, तो मतलब कि न्यू इज इक्वल्स टू न्यू नॉट तो यहाँ पर आ जाएगा, और जब हम न्यू इसके अंदर जीरो कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी माइनस एच न्यू नॉट आ जाएगी। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे प्लॉट होगा। अब मुझे इसका स्लोप देखना है, स्लोप देखने के लिए डी काइनेटिक एनर्जी को मैं किससे डिफरेंशिएट कर दूंगा, न्यू से डिफरेंशिएट कर दूंगा, तो मेरे पास स्लोप कितना आ जाएगा, एच आ जाएगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है मेरे पास। और एच की वैल्यू मैं कैसे निकाल सकता हूँ, फाइव बाई न्यू नॉट करके, फाइव बाई न्यू नॉट करके मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ। आगे चलते हैं नेक्स्ट ग्राफ की तरफ। तो नेक्स्ट ग्राफ आपके पास है फोटो इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। तो देखिए यहाँ पर अगर हमारे पास रेडिएशन फॉल करते हैं और इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं तो इलेक्ट्रॉन लूज होकर इस तरफ जाएंगे, और अगर इस तरफ जाएंगे हमारे पास तो करंट फ्लो करना शुरू करेगा। तो करंट हमारे पास सैचुरेट फ्लो करेगा आपके पास। तो देखिए इस पूरे एक्सपेरिमेंट में हम क्या लेके चलते हैं कि इंटेंसिटी कांस्टेंट है, इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी आपके पास कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है आपके पास तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास इजेक्ट होंगे वो भी हमारे पास उतने ही होंगे, ठीक है, ये हमारे पास कांस्टेंट रहेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास इजेक्ट होंगे वो कांस्टेंट रहेंगे। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो मतलब कि उनकी काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी। अब उनकी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कांस्टेंट रह रही है, तो जब आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस जीरो से, अब अगर हम इसे बढ़ाते रहेंगे तो इसका ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास करंट के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो इसका जो प्लॉट बनेगा वो इतना ही बनेगा। पर अगर मैं नेगेटिव कर दूँ इसकी पोटेंशियल डिफरेंस, अगर नेगेटिव करता जाऊँ मैं, अगर यहाँ पर मैं वैल्यू जो है मेरे पास जो पॉजिटिव है इधर, वो मैं इसको नेगेटिव करना शुरू कर दूँ, नेगेटिव करना शुरू कर दूँ तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं पहुँच पाएंगे क्योंकि इसको रिपल्शन लगेगा। तो कैसे ना कैसे करके इसकी जो करंट है वो हमारे पास डिक्रीज़ होता रहेगा, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जब हम इसको इतना नेगेटिव कर देंगे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुँच ही नहीं पा रहा है, तो उस टाइम पर हमारे पास करंट क्या हो जाएगा, जीरो, और उसको हम क्या कहेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन आना बंद हो जाएंगे। नेक्स्ट ग्राफ की तरफ चलते हैं। वापिस से आपके पास करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में ग्राफ है। इस बार भी इंटेंसिटी आपके पास कांस्टेंट है, बट इस बार हमने क्या लिया है कि फ्रीक्वेंसी 1 एंड फ्रीक्वेंसी 2, अलग अलग फ्रीक्वेंसी लिए हैं हमने, अलग अलग रेडिएशन फ्रीक्वेंसी लिए, और फ्रीक्वेंसी 1 ग्रेटर दैन फ्रीक्वेंसी 2 है। अब हम जानते हैं कि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। तो पिछली बार तो जब हम उसको कर रहे थे, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज़ कर रहे थे तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास रुक जाते थे, बट अब जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी उनके लिए पोटेंशियल डिफरेंस भी ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, मींस उनका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा। अगर एक का आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पर है, ज़्यादा है आपके पास, दूसरे का आपके पास यहाँ पर होगा, तो जब पर इनका ये सैचुरेशन आपके पास लेवल सेम ही रहेगा। तो आपके पास ये तो होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल 1 का और ये होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 का, और करंट आपके पास उतना ही रहेगा, करंट आपके पास सैचुरेट ही रहेगा, क्योंकि ये आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास करंट कैसे रेज करता है। आगे चलते हैं। अब हमने पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी को वेरिएबल करके देख लिया, अब इंटेंसिटी को हम वेरिएबल करके देखते हैं। तो इस बार करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में जब हमारे पास इंटेंसिटी 1 इज़ ग्रेटर दैन इंटेंसिटी 2, अब इंटेंसिटी 1 इज़ ग्रेटर दैन इंटेंसिटी 2 है, तो मीन्स अब जिसकी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उसके पास हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ फोटोन्स ज़्यादा इंक्रीज होंगे, और नंबर ऑफ फोटोन्स ज़्यादा होंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रिलीज होंगे। तो इंटेंसिटी 1 तो आपके पास उसका सैचुरेशन लेवल कुछ यहाँ पर होगा, और इंटेंसिटी 2 का आपके पास सैचुरेशन लेवल यहाँ पर होगा, क्योंकि इंटेंसिटी 1 आपके पास ज़्यादा करंट फ्लो करने में हेल्प करेगी। और अब इसके लिए हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो हमने कांस्टेंट ली है, इस बार फ्रीक्वेंसी हमने कांस्टेंट ली है,
फ्रीक्वेंसी इसके अंदर कांस्टेंट है। अब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी हमारे पास उतनी रहेगी, और काइनेटिक एनर्जी उतनी रहेगी तो हमारे पास इसके अंदर स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सेम रहेगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा इसका। वेरिएशन ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड फोटोप्लेट। तो हमारे पास एक सोर्स दे रखा है और ये हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट है, तो इससे हमारी डिस्टेंस आर है। तो देखते हैं कि आर डिस्टेंस का हमारे पास करंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। मैं मान लूँ अगर इसकी इंटेंसिटी जो है आपके पास आई नॉट है, आई नॉट, तो हम जानते हैं कि इसकी डेफिनेशन के हिसाब से, इंटेंसिटी की डेफिनेशन के हिसाब से, इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू एनर्जी। देखिए अब क्या होगा, इंसिडेंट इमिटेड एनर्जी, इमिटेड एनर्जी पर यूनिट एरिया, इसका एरिया A1 मान लेता हूँ, पर यूनिट टाइम, और I1 जो मेरे पास होगा वो होगी एनर्जी इंसिडेंट। आपके पास इंसिडेंट एनर्जी जो भी आपके पास, देखिए एरिया बनेगा, देखिए ये एरिया बनेगा आपके पास, क्योंकि आपके पास ये रेडियस है, तो इतने इतने एरिया में आपके पास इंसिडेंट होगी। तो A2 इंटू टी। अब जो वेरिएस देखना है हमने करंट के लिए, हम जानते हैं कि इंटेंसिटी के वेरिएशन से हमारे पास करंट वेरी करता है। तो देखते हैं आगे। अब हमें ये तो पता ही है, और आपके पास जितनी एनर्जी इमिटेड होगी उतनी एनर्जी इंसिडेंट होगी पर यूनिट टाइम के अंदर। तो इस चीज़ का यूज़ करते हुए मैं I1 में चेंज ला के आता हूँ। देखिए इंसिडेंट एनर्जी हमारे पास पर यूनिट टाइम को मैं चेंज कर सकता हूँ। I1 इक्वल्स टू आपके पास क्या लिख सकते हैं हम इसे, I1 इक्वल्स टू एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम, एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम, और इंटू A2 आएगा आपके पास। ओके, अब ये आपके पास एनर्जी एमिटेड किसकी है, आई नॉट इंटेंसिटी वाले की है। आपके पास एरिया नहीं है पर यहाँ पर, तो एरिया को मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये तो आपके पास बन गया इतना इतना पार्ट, इतना इतना पार्ट आपके पास आई नॉट बन गया। तो आपके पास I1 इज इक्वल्स टू आई नॉट A1 ओवर A2। तो A1 जो हमारे पास सोर्स है, उसका जो हमारे पास एरिया है, उसको मैं अगर नेग्लेजिबल मान लूँ तो आई नॉट बाई A2 आ जाएगा। और वो हमारे पास कितना रेडियस बना रहा था, जैसे आर का रेडियस बना रहा था, तो A2 हमारे पास कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, आई नॉट ओवर पाई आर स्क्वायर। ओके, तो आपके पास जो इंटेंसिटी होगी वो आई नॉट पाई आर स्क्वायर हो जाएगी। इंटेंसिटी अब हमारे पास करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट के साथ वेरी करती है। तो करंट जो आपके पास होगा I, वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई नॉट बाई पाई आर स्क्वायर। मीन्स आप कह सकते हैं कि I हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1 ओवर आर स्क्वायर के, 1 ओवर आर स्क्वायर के। जैसे जैसे आपके पास R बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपके पास इंटेंसिटी उसकी कम होती जाएगी। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आया हमारे पास ये, इसको ध्यान रखेंगे, आगे फॉर्मूलों में यूज़ करेंगे हम।